अभी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच का अलग अलग रिलेशन समझने का ट्राई करेंगे और ये देखेंगे कि अलग अलग क्वांटिटीज जो हैं, जो अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे मान लो फोर्स है ना, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो हमें पता है कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है वो किससे बना हुआ है, वो खुद में बना हुआ है लेंथ और टाइम से। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज इक्वल टू एक मास, एक लेंथ और टाइम का -2। ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन। कुछ कुछ आइडिया मिल रहा होगा आपको डायमेंशन का, क्लियर है ना? जस्ट राइट समथिंग हियर। देखो, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which, dimensions of a physical quantities are the powers to which the fundamental units are raised, the fundamental units are raised, dimensions of a physical quantities are the powers to which fundamental units are raised to obtain the derived physical quantities, to obtain the derived physical quantities। अब एक चीज देख लो, हम लोग जो क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स जो है ना, उसमें अलग अलग फेसेस है फिजिक्स के पास, है ना। इट हैज गॉट मैकेनिक्स, उसके बाद क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर क्या है, करंट, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मल, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग क्लास 11th में मोटा मोटी मैकेनिक्स ही पूरा पढ़ने वाले हैं। ये काफी बड़ा ब्रांच है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। जो आप पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन, फोर्स वाला पार्ट, ये सब मैकेनिक्स के अंदर ही आता है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग बाद में, वेव्स वगैरह पढ़ेंगे, वो सब मैकेनिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। सो मैकेनिक्स में हम लोग 3 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मानते हैं। तो लिखो, इन मैकेनिक्स the physical quantities of mass, length and time, in mechanics the physical quantities of mass, length and time are taken as base quantities। in mechanics the physical quantities of mass, length and time are taken as base quantity, mass, length और टाइम। तो मैकेनिक्स में हम लोग जिस भी चीज को एनालाइज करेंगे, जिस भी यूनिट को या जिस भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे, उसको हम लोग मास, लेंथ और टाइम इनके टर्म्स में एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। सो अगर मेरे पास बेस लिखा था, इसके बेस क्वांटिटीज, वॉल्यूम आपका हो जाएगा क्या, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम बेसिकली क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना। अगर लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, बट तीनों ही तो लेंथ है ना। अरे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, तीनों ही तो एक तरह का लेंथ है ना। लेंथ नाप रहे हैं किसी चीज का हम लोग। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, L3, है ना। इसको अपने क्या लिखेंगे, m⁻0, L3, T⁻0, दिस इज ओके। आगे लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिखो, एवरी इक्वेशन relating physical quantities, every equation relating physical quantities should be dimensionally homogeneous। every equation relating physical quantities should be dimensionally homogeneous। that is
only those quantities which have same dimensions, only those quantities which have same dimensions can be added, subtracted or equated. Only those quantities which have same dimensions can be added, subtracted or equated. समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी उनका ऐड हम कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? अगर दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. राइट? क्या क्लियर हो रहा है? क्या सबको बताओ? हाँ सर. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं इसमें किसी को? आगे लिखिए इसका यूजेस क्या है या एप्लीकेशन लिख दो इसका. हम लोग एक एक एप्लीकेशन देखेंगे, उस पर रेलेवेंट क्वेश्चन देखेंगे और फिर बाद में काफी तरह क्वेश्चन ट्राई करेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिए टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. अगर मान लो मेरे को कोई इक्वेशन दिया है ना, इफ आई हैव बीन गिवन एन इक्वेशन, if I check the dimension on both the sides, on the left hand side and on the right hand side, if I check the dimensions on both the sides and if I get the same dimension, I can say that the equation might be correct. अगर डायमेंशन रॉन्ग हो गया तो मामला ही खत्म हो गया, तो मतलब वो इक्वेशन रॉन्ग है ही है. बात समझ में आ रहा है? अगर मुझे कोई भी इक्वेशन दिया है तो इफ आई चेक द डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स एंड इफ द डायमेंशंस आर इक्वल देन ओनली द इक्वेशन कैन बी करेक्ट. अगर डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकता. जैसे एग्जांपल देता हूं, अपने आपको लिखो यहां पे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम जी एच. ये इक्वेशन आपको दिया, इज इक्वल टू एम जी एच. ये इक्वेशन आपको दिया है और पूछा है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है क्या. एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म के बारे में हम लोग यहां पर कुछ नहीं, ये इसका ड्रॉबैक है, मैं बताऊंगा मैं आपको आगे. कांस्टेंट टर्म के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते. कई बार देखोगे ना कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर रहता है, तो वो यहां पे हम लोग नहीं बता पाएंगे. हम लोग को सिर्फ देखना है ये चीज, अगर ये डायमेंशन और ये डायमेंशन आपस में इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये इक्वेशन करेक्ट हो सकता है. समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है मेरे को? क्या दिया है? एम वी स्क्वायर दिया है, हाफ एम वी स्क्वायर. अब मास का क्या है? डायमेंशन m है. फटाफट ट्राई कीजिए इसको. और v क्या है? वेलोसिटी क्या है? l बाई टी, दैट इज एल टी की पावर माइनस 1, है ना? क्लियर है ना? हाँ. और यहां पर देखिए m तो आपका मास है, g क्या है? g क्या है गाइस? जी क्या होता है? प्रिय ब्रतो बेटा जी क्या होता है? स्मॉल जी. सर स्मॉल जी आई थिंक एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन बाबू? सर ग्रेविटी. क्या ग्रेविटी? कितने लोग ये बात से ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं कि स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? जल्दी बोलो, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सर मैं. वेरी गुड. और सर मैं भी. वेरी गुड. बस दो लोग पूरे क्लास में, बाकी सब बेवकूफ है क्या यार? स्मॉल जी का मतलब क्या होता है? जी फॉर ग्रेविटेशनल. जी मतलब ग्रेविटेशन. स्मॉल जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन. अगर जिंदगी में आज के बाद कभी भी बोले ना कि जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मेरा मुक्का और तुम्हारा आंख एक साथ हो जाएगा, याद रखना. स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ, सिंपल सा बात है. स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एल टी की पावर माइनस 2. और एच क्या है? एल. ठीक है क्या एवरीबॉडी? समझ आ रहा है? तो देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? एम एल
टी की पावर -1 है ना। और राइट साइड में क्या बना, m इंटू सर L2 होगा ना, ML2T-। हाँ सर, वो तो v स्क्वायर है कहाँ बेटा, ओ हाँ सॉरी है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में। राइट 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 राइट, सही बोल रहे, ठीक है ना, अब ठीक है ना। हाँ 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 तो सर, m l t के पावर -2 इंटू l कितना आ गया, सेम। तो क्या दोनों इक्वल है क्या, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन माइट बी करेक्ट। समझ में आया क्या, एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है क्या, एवरीवन इजी लग रहा है बहुत चैप्टर। सेकंड लिखिए, टू स्टैब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड लिखिए, टू स्टैब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, टू स्टैब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा के मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखो, इट इज नोन दैट it is known that the time period of a simple pendulum it is known that the time period of a simple pendulum depends upon the mass of the bob m, depends on the mass of the bob m. So It is known known that time period of a simple pendulum depends on mass of the bob m, length of the thread l, and acceleration due to gravity g. फिर से बोल रहा हूं, it is known that the time period of a simple pendulum depends on mass of the bob, है ना। पेंडुलम मतलब क्या होता है, ऐसे एक बॉब होता है थोड़ा सा और वो घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे। तो क्या बोला है, टाइम पीरियड है ना, इसका टाइम पीरियड कि पूरे ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन में कितना वक्त लगेगा इसको, दैट इज तो यहां से स्टार्ट किया, पहले यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, इसको करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वो होता है टाइम पीरियड, है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय अ सिंपल पेंडुलम। सो एम, एल और जी, इट डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। derive the expression for time period, derive the expression of the time period of a pendulum। ट्राई करो तो एक बार, देखता हूं किसी से होता है तो। और देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप क्या करोगे, बेसिकली हम लोग को ए, बी और सी निकालना है ना। क्वेश्चन ने बोला है ना कि इट इज नोन दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एम ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी लगा दो। सो क्या मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो कि बाद में लगा देंगे हम लोग। एम होगा मास, एल होगा लेंथ और जी होगा, राइट, क्लियर ना। के को अभी ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, के लगा दो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। एम की पावर ए, एल कितना है, यहां पर बी है और यहां पर सी है, क्या बोलूंगा, एल की पावर बी प्लस सी लिख सकते हैं, राइट। और टी की पावर क्या लिख सकते हैं, -2c। ठीक है क्या, यस। नाउ लेफ्ट साइड में क्या हम लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू, by principle of homogeneity we were told that we can only equate those physical quantities which have the same dimension। तो obviously m की पावर 0 है तो यहां भी m की पावर क्या होगा, 0 ही होना चाहिए। तो a कितना हो जाएगा, 0। ये पार्ट क्या पल्ले पड़ रहा है एवरीवन, ये पार्ट पल्ले पड़ रहा है, हाँ सर। है ना। उसके बाद देखो l पे आ जाओ,
एल का पावर कितना है, बी प्लस सी, इधर कितना है 0, तो बी प्लस सी भी 0 होना चाहिए, -2 कहां से आ गया, और यहां पर क्या है, -2c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -12, राइट। तो यहां पुट करके b निकालिए, b कितना आएगा, +12, राइट क्या, देयरफॉर t इज इक्वल टू k इंटू m की पावर 0, l की पावर कितना, हाफ, बिकॉज l की पावर b था, सर के का k के वजह में नहीं निकाल पाएंगे, वो तो डायमेंशनली, वो तो हम लोग निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली ना। मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्या बन गया आपका, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाय g। देखिए समझ में आ रहा है क्या, आगे लिख सकते हो आप लोग, बाय एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 2 पाई, तो फाइनल आंसर जो आपका होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। देखिए समझ में आ रहा है क्या, बताइए, चेक कीजिए समझ में आ रहा है, देखिए तो क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन, समझ आ रहा है। तो एल की पावर बी प्लस सी कैसे है? एल के पावर बी प्लस सी कैसे है, मल्टीप्लाई करो ना उसको, देखो यहाँ भी एल की पावर बी है और यहाँ पे एल की पावर सी है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी प्लस सी नहीं हो जाएगा, बी प्लस सी, हाँ ठीक, ठीक है ना एवरीवन, ओके ना। सर हाँ सर k इक्वल्स टू 2 पाई कैसे है? अरे लिखा तो है बाय एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग नहीं निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंट करके वो निकलता है जो भी वैल्यू आता है, 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, मैच कराया तो 2 पाई आ रहा है, 2 पाई लिखते, समझे, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो सकता है, दैट्स इट, बिकॉज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से कांस्टेंट्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये इसका लिमिटेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग depends upon eta, frequency is n, frequency is n, depends on tension force, the frequency of a string होना चाहिए, मैं स्प्रिंग लिखा हुआ है, of a string depends on tension force, applied tension force, length of the string, length of the string and mass per unit length of the string। फ्रीक्वेंसी जो होता है n, वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर, क्या क्या, टेंशन फोर्स, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, या फाइंड द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, ट्राई करिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स, है ना, वो तो देखते हैं बाद। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना, होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1 बाय टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1, ये बात पल्ले पड़ रहा है क्या, यस। सो लेफ्ट हैंड साइड यू हैव गॉट m0 l0 t की पावर -1। नाउ राइट हैंड साइड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है इट डिपेंड्स अपॉन टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स मतलब एक तरह का फोर्स ही तो है, सो फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2, पावर a कर दो उसका। उसके बाद क्या बोला है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब l, और तीसरा क्या बोला है, तीसरा क्या बोला है, मास पर यूनिट लेंथ, नॉट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। ये पार्ट पल्ले पड़ा के, if m is mass, they are telling mass by length। अनन्या ओके बेटा, समझ में आ रहा है क्या, Yes. है ना, they are saying mass per unit length, not mass, it's mass per unit length। so if you solve it, क्या आ जाएगा, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a multiplied by l की पावर b multiplied by m की पावर c, l की पावर -c। पुट करिए फटाफट, क्या मैं कह सकता हूं m की पावर a प्लस सी, l की पावर a प्लस b माइनस सी, राइट, और t की पावर ठीक ना, एवरीबॉडी क्लियर ना, सो वी कैन राइट
If we equate the two things left and right, we'll have a plus c is equal to 0, है ना? सर टी का पावर सर क्या सर? तो वहां तो सिर्फ -2 होगा। अच्छा ये l है ना, सॉरी यार। ठीक है, हाँ -2a इज इक्वल टू -1। सो क्या मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू हाफ, a इज इक्वल टू हाफ, तो इसके हेल्प से लिखूंगा मैं क्या? c इज इक्वल टू -हाफ, और इसके हेल्प से क्या लिखूंगा? b इज इक्वल टू -1। यहां तक क्या आप समझ सबको ठीक से आ रहा है? हाँ डन? तो आपका आंसर बन गया। आप क्या बन गया? f की पावर a था तो f की पावर हाफ हो गया, फिर l की पावर क्या था? b था तो -1 हो गया, है ना? और m की पावर कितना था? m मतलब ये स्मॉल m लिख रहा हूं, लिख देना यहाँ पर साइड में, स्मॉल m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ये साइड में लिख देना, मास बाय लेंथ। स्मॉल m कितना था? c था, मतलब -हाफ हो गया। आपका आंसर हो गया n इज इक्वल टू k बाई एल। के क्यों ले रहे हैं? बिकॉज प्रोपोर्शनल दिया है तो कांस्टेंट के लिखना पड़ेगा आपको। अंडर रूट f का पावर हाफ है, f ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। दिस शुड बी आंसर। देखिए समझ में आया क्या एवरीवन? सर हम क्यों ले लिए मास पर यूनिट लेंथ? अगर वो ऐसे ही रहता तो कैसे रहता? ऐसे m/l लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने l को ऑलरेडी अलग से डायमेंशन में ले लिया तो उसमें m ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल m को हम डिनोट कर देते हैं मास यूनिट लेंथ से। आप लिख दो साइड में कि स्मॉल m इज इक्वल टू मास यूनिट लेंथ, तो छोटा सा एक वहाँ पे आ जाएगा। उन्होंने कहा का m/l, l का एक टर्म और आएगा उसमें। क्या बोला है? जैसा उसमें ऊपर लिखा है सेम टू सेम कर दो। क्या पता है आपको? P इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो यहां पर n1 क्या है आपका? 1 न्यूटन है। सो n1 कितना है? 1। u1 कितना है? m1 बाय m2, है ना? अच्छा फोर्स है, न्यूटन इज फॉर व्हाट? फोर्स। तो m l की पावर -2, राइट? सो m1 बाय m2 मतलब किलोग्राम बाय ग्राम कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यस। लेंथ बाय दूसरा मतलब मीटर बाय सेंटीमीटर कितना? 100, और ये तो 1 रह जाएगा। कितना आ गया आंसर? 10 की पावर 5। तो 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, कॉपी कर लो। जिसका हो गया खुशी की बात है, जिनका नहीं हुआ कॉपी कर लो। आगे लिख लीजिए लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस है इसका? राइट, लिमिटेशंस लिखो। सर ये थर्ड एप्लीकेशन का लिमिटेशन है कि ओवरऑल सारा का पूरा लिमिटेशन? ओवरऑल लिमिटेशंस, नॉट थर्ड एप्लीकेशन, ओवरऑल। ठीक। फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कांट बी कैलकुलेटेड, है ना? जो कांस्टेंट हर बार हमारे क्वेश्चंस में आ रहा था, हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते वो हम लोग को एक्सपेरिमेंटली ही निकालना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सर क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट करेंगे? द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कांट बी कैलकुलेटेड। Second, if a physical quantity contains more than three factors, the relation among them can't be established.
सर इस पॉइंट का मतलब अगर 3 से ज्यादा फैक्टर होगा तो उसको हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सर एक बार दूसरा वापस बोलिए। If a physical quantity contains more than 3 factors, the relation among them can't be established. Last point. The equations containing trigonometric, exponential and logarithmic terms, equations containing trigonometric, exponential and logarithmic terms can't be analyzed. Equations containing trigonometric, exponential and logarithmic terms can't be analyzed. सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम है। अरे trigonometric, exponential and logarithmic terms can't be analyzed. अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाए, लोगारिथम का कहीं पे टर्म्स आ जाए, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ जाए, वो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ये बस बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए है और कुछ नहीं। By Newton's law of gravitation, force F is equal to G m1 m2 by r square, where F is the magnitude of force, m1 and m2 are the two masses, and r is equal to distance between the masses. Derive the units of gravitational constant G. Derive the units of gravitational constant G in terms of fundamental SI units. Derive the units of gravitational constant G in terms of fundamental SI units. F is equal to G m1 m2 by r square. तो G क्या हो जाएगा? F into r square by m1 m2 है ना। F क्या है? R क्या है? यही होगा ना। क्या बन गया? हाँ यही बनेगा आंसर। हाँ आंसर क्या होगा? पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स द आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इन द फंडामेंटल एसआई यूनिट्स, दे हैवंट आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एंड ऑल। आपको किलोग्राम, मीटर और सेकेंड के टर्म्स में ही आंसर देना पड़ेगा। चलो एक और ट्राई करते हैं। लिखो, फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ van der Waals constants A and B. Find the units and dimensions of the van der Waals constants. van der Waals पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में शायद, या पढ़ोगे बाद में। ये साइंटिस्ट का नाम है van der Waals। van der Waals constant A and B। when you study the real gas equation वहां पढ़ोगे इस बार। और इक्वेशन आपको दिया हुआ है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर into V minus B is equal to RT, is equal to RT, where V is the volume है ना। कैपिटल V जो दिया है वो क्या है? वॉल्यूम है। और क्या है? निकालिए। सर R R is the gas constant है ना। क्या आंसर है बता बेटा? क्या है? सर
ए का डायमेंशन m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2 और b का डायमेंशन l क्यूब। एक चीज देखो ना, यहाँ पर क्या है, ये एडेड है और ये भी सब्ट्रैक्टेड है। हमको यहाँ पर आर से मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे हमको आर का तो काम पड़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? हमने क्या लिखा है कि इफ द क्वांटिटीज आर डायमेंशनली सेम देन ओनली वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। सो v माइनस बी अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ v। सर लेकिन P क्या है सर यहाँ पर? P टेम्परेचर। ये समझ में आ रहा है? सिंस आई एम सब्ट्रैक्टिंग v विथ b, आई कैन डू इट ओनली इफ द टू डायमेंशन आर सेम। सो b का डायमेंशन क्या होगा, l की पावर 3। डन? If I am adding p and a by v square, इसका मतलब क्या होगा, a by v square should have dimensions of p। p मतलब प्रेशर, ठीक ना? डन क्या? हाँ। सो डन कर लो, खत्म कर लो इसको। सो a क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ p। डायमेंशन ऑफ p कितना होता है, l m l की पावर m l माइनस m l की पावर, हाँ पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम ना। हाँ सर। तो कर लोगे इस तरह के सवाल, आप लोग कर लोगे ना। v क्या है, हाँ सर। वॉल्यूम सर l P की पावर 6। पावर है या प्रेशर है? p इज प्रेशर ना, p इज सर प्रेशर। प्रेशर से कुछ और आंसर आया। क्या आंसर आ रहा है प्रेशर से? सर l टू द पावर -7 आ जाएगा। पता नहीं, हो सकता है शायद। नहीं सर वही आ रहा है जो प्रेशर लेके ही प्रेशर। वो यार। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, राइट? आओ कर लेते हैं। हाँ। so, m l की पावर l t की पावर -2 डिवाइड बाय l की पावर 2, यही तो होगा ना। तो क्या बन गया, l की पावर 6 वॉल्यूम का स्क्वायर इंटू m l की पावर -1 t की पावर -2। कितना आंसर है देख लो, m l की पावर 5 t की पावर -2। ठीक है क्या? डन? ठीक है सर।